प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क से फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं और पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रांस में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों से होगी और यह मुलाकात अब से करीब सवा घंटे के बाद यानी भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 पर होनी है। लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले आज आपको ये बताते हैं हम कि फ्रांस के दौरे से पहले आज डेनमार्क में आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, आज उनका कार्यक्रम कितना व्यस्त रहा और आज उनके अब तक के कार्यक्रमों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि आप उसे ठीक से समझ सकें। पहला हिस्सा नॉर्डिक ग्रुप में शामिल अन्य 4 देशों यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ द्विपक्षीय बातचीत उन्होंने की है और 4 देश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डेनमार्क के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत, जो डेनमार्क 5वां देश है, उसके साथ कल ही हो चुकी है। इसलिए जो नॉर्डिक देशों के जो बाकी के जो 4 सदस्य हैं नॉर्डिक ग्रुप के, उनसे द्विपक्षीय बातचीत आज हुई है। और दूसरा हिस्सा है नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि नॉर्डिक देशों के साथ आज पूरे दिन किन मुख्य विषयों पर बात हुई और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्या समझौते हो सकते हैं, किस चीज को लेकर दोस्ती हो सकती है। तो ये मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, स्वास्थ्य, वैश्विक विकास और सहयोग, आपसी व्यापार को बढ़ाना और सभी 5 देशों के साथ एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को व्यवस्थित करना जैसे विषय इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज पूरे दिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर से मुलाकात की। नॉर्वे के ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये पिछले साल ही अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात है। दोनों देशों के बीच बातचीत विकास और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर रही और इस दौरान ब्लू इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स, ग्रीन शिपिंग, मछली पालन वगैरह, इन सारे मुद्दों पर इन दोनों नेताओं के बीच में आपसी बातचीत हुई है। इसके अलावा अंतरिक्ष में सहयोग और वैक्सीन के विकास के लिए एक रिसर्च कार्यक्रम पर भी बात हुई है जिसमें दोनों देश हिस्सा लेंगे। नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन से हुई है और इस दौरान इन दोनों देशों के बीच क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी पर सहयोग के लिए निवेश पर सहमति हुई और जलवायु परिवर्तन पर दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर बातचीत हुई है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस, इस तरह की चीजों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अब देखिए कि अगली मुलाकात क्या हुई। नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सेना मरीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और इस मुलाकात में भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग को लेकर कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की है। इन दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप, डिजिटल इनोवेशन, 5G और 6G पर साझेदारी, बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को लेकर और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने को लेकर यह बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है। और अंत में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकबस्टोडेतिर से हुई है। खास बात यह है कि इस वर्ष दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे किए हैं और इन दोनों नेताओं के बीच भी आपसी सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। खास बात यह है कि जिस प्रकार भारत को अपने विकास के लिए सारी दुनिया से उम्मीदें रही हैं, अब दुनिया भी विकास के लिए भारत से वैसी ही उम्मीद बांध रही है और इसे आप आइसलैंड की प्रधानमंत्री की इन बातों से समझ सकते हैं।
Already also a cooperation when it comes to the fisheries sector, where we can do more when it comes to innovation, and there both India and Iceland can share with each other knowledge and capacities really to produce added value out of our fish. Then we also talked about other issues like culture, gender equality, and other areas where we actually have a lot of knowledge to share and can deepen our very good relation. Yoga is very popular in Iceland, and a lot of people practice it regularly. So, we have talked about yoga, me and Mr. Modi. So it's something that we find it's like also a part of the culture, which is interesting to share for Iceland and India. इन चारों देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठकों का सारांश ये है कि प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा आर्थिक नजरिए से जितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण और जलवायु को लेकर भी उतना ही अहम है। और हमारे देश के अधिकतर बड़े शहर, आप सब जानते हैं, बहुत प्रदूषित हैं और इससे सीधे तौर पर करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें आप भी हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ अब पर्यावरण की स्वच्छता पर और इस मुद्दे पर भी पूरा जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब जो अगला चरण आएगा उसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होगी, बल्कि ये भी बात होगी कि आपका पर्यावरण कितना साफ है, क्या आप ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी पर बात होगी जो कि आपको एक अगले चरण में लेकर जा सके, जो आपके जीवन को और अच्छा बना सके। और जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि डेनमार्क जो है वो दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है। 2020 में डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुश देश बताया गया था, वहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। आज भारत जैसे देश के लोगों को जो सीखना है इन देशों से, वो ये है कि ये लोग इतने खुश, इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं, ये इतना मुस्कुराते कैसे हैं। द्विपक्षीय बातचीत के बाद आज शाम 4 बजे दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और ये जो तस्वीरें हैं ये उसी समय की हैं जो अभी आप देख रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सभी 5 नॉर्डिक देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और इनमें डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैत्ते फ्रेडरिक्सन और बाकी के जो 4 देशों के प्रधानमंत्री हैं वो भी सब शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हैं नॉर्डिक सम्मेलन की और उन 5 देशों के प्रधानमंत्रियों की जो आज इस सम्मेलन में मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि आज नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किन बड़े मुद्दों पर बात हुई है। पहली बात, भारत और सभी नॉर्डिक देश कोरोना के बाद नए हालात पर बहुपक्षीय सहयोग करेंगे। जलवायु और उससे जुड़े मुद्दों पर ये सभी देश साथ में काम करेंगे। ग्रीन एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक देशों को भारत के ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी भारत के सागरमाला प्रोजेक्ट में भी इन सभी नॉर्डिक देशों को सहयोग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी नॉर्डिक बैठक आज संपन्न हुई और अब ये सभी देश तीसरी बैठक में मिलेंगे, लेकिन तीसरी इंडो नॉर्डिक समिट कहां पर होगी अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। हमने कल आपको नॉर्डिक देशों के बारे में बताया था। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के साथ फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर वो क्या बात है जो उत्तर यूरोप के इन 5 देशों को आपस में जोड़ती है। इसका जवाब आपको इतिहास में मिलेगा। दरअसल इतिहास में इन देशों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था। आपने भी वाइकिंग्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। 8वीं से 11वीं सदी के बीच वाइकिंग्स की जो छवि थी वो एक तरह के खतरनाक लुटेरे हुआ करते थे। वाइकिंग्स के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं। वो जिन क्षेत्रों में रहते थे वहां बहुत ठंड पड़ती थी, वहां की जमीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए खेती करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वाइकिंग्स ने हार नहीं मानी। वो नए इलाकों की तलाश में नॉर्डिक रीजन से बाहर निकले और ये पूरा इलाका समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वाइकिंग्स समुद्री जहाज और बड़ी बड़ी नावें बनाने की कला में माहिर थे। इन्होंने खास तरह के लंबे समुद्री जहाज बनाए जो खुले समुद्रों के अलावा नदियों में भी तैर सकते थे। इन जहाजों के सहारे वाइकिंग्स ने दूर दूर तक यात्राएं की
और खेती लायक जमीन को उन्होंने खोज लिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों में ये लोग जाकर बस गए और इसी दौरान वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे नए टापुओं की खोज की और वहां पर इन्होंने पहली बार बस्तियां, इंसानी बस्तियां बसाई। वाइकिंग्स इस बात के लिए भी मशहूर थे कि उनकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला योद्धा भी हुआ करती थी और आज भी नॉर्डिक देशों में महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। यूरोप और अमेरिका के आधुनिक समाज और संस्कृति पर वाइकिंग्स की गहरी छाप देखी जा सकती है। और आपके लिए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि बुधवार, जिसे आप अंग्रेजी में वेंसडे कहते हैं, वेंसडे का नाम वाइकिंग्स के एक देवता माने जाते हैं जिनका नाम है ओडिन। ओडिन के नाम पर वेंसडे का नाम पड़ा है, जबकि थर्सडे का नाम वाइकिंग्स के एक और देवता माने जाते हैं, थॉर, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। जबकि फ्राइडे को वाइकिंग्स की एक देवी फ्रेया से जोड़कर देखा जाता है। यानी आपके हफ्ते के जो 3 दिन हैं उनके नाम तो यहीं वाइकिंग से ही आए हैं। वाइकिंग्स ने मुश्किल हालात पर विजय हासिल की और खुद अपना इतिहास रचा। वाइकिंग्स को एक जमाने में लुटेरों की तरह देखा जाता था और वो आज दुनिया के सबसे विकसित लोकतांत्रिक देशों में गिने जाते हैं और सिर्फ विकसित ही नहीं है, बहुत खुश भी हैं। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज भी दिया और कोपेनहेगन के ऐतिहासिक एमिलियनबर्ग पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही शाही तरीके से स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये वहां की रॉयल फैमिली है और उनके रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था। इस दौरान डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस भी मौजूद थीं। मार्गरेट द्वितीय को डेनमार्क की महारानी बने हुए 50 साल हो चुके हैं और राजसत्ता में महारानी की गोल्डन जुबली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी और उन्हें सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की महारानी को गुजरात की मशहूर रोगन पेंटिंग भी भेंट की है और रोगन पेंटिंग को गर्म तेल और वनस्पतियों के रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस को भी कलाकृतियां भेंट की। अब आपको बताते हैं डेनमार्क के राज परिवार के बारे में। डेनमार्क एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां मोनार्की यानी राजशाही आज भी कायम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी संवैधानिक राजतंत्र आप इसे कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का अर्थ होता है राज परिवार सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी वो प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्र का प्रमुख होता है। राजा या रानी को संविधान से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं, लेकिन जो असली शक्ति होती है वो चुनी हुई सरकार के पास ही होती है। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप में लोकतंत्र और समानता की विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी,
और राजतंत्र की नींव कमजोर हो रही थी, उस दौर में कई यूरोपीय देशों के राज परिवारों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था और खुद से अपनी गद्दी छोड़ दी थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने रहे। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क, स्पेन, बेल्जियम और नेदरलैंड्स जैसे देशों के राज परिवारों ने खुद को समय के साथ बदला और चुनी हुई सरकारों को उन्होंने सत्ता सौंप दी। इसका नतीजा यह हुआ कि इन सारे देशों में आज भी राज परिवार बने हुए हैं और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इन तमाम देशों में राज परिवार का सम्मान होता है और राजमहल को देश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे लंदन में बकिंगम पैलेस है। इसके विपरीत जिन देशों के राज परिवारों ने बदलते समय को पहचाना नहीं, वो क्रांति की आंधी में उड़ गए, क्योंकि उनके खिलाफ विद्रोह हुए, क्रांति हुई और फिर उन्हें वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया। आज उनका नामो निशान नहीं है। फ्रांस और रूस के राजघराने इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1917 में रशिया में बोल्शेविक क्रांति के बाद वहां के शासक जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह फ्रांस में भी 1789 की क्रांति के बाद लुईस द 16 को सजाए मौत दे दी गई थी। डेनमार्क में 1849 में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और तब से वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहां के महाराज या महारानी को संविधान के तहत सीमित अधिकार हासिल होते हैं। ये बात सही है कि वो बड़े बड़े राजमहलों में रहते हैं और पैसे की उनके पास आज भी कोई कमी नहीं। डेनमार्क का राज परिवार यूरोप के सबसे पुराने राज परिवारों में शामिल है और इस परिवार का इतिहास करीब 1100 वर्ष पुराना है। हम आपको ये बता चुके हैं कि मार्गरेट द्वितीय को 50 साल पहले डेनमार्क की महारानी का ताज मिला था। 1972 से वो डेनमार्क के राज परिवार की प्रमुख हैं और अब उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी है और वो डेनमार्क की दूसरी महारानी है। पिछले 500 वर्ष में डेनमार्क के राजाओं के दो ही नाम रहे हैं, फ्रेडरिक और क्रिश्चियन। किसी अन्य नाम का कोई राजा डेनमार्क की गद्दी पर कभी नहीं बैठा। डेनमार्क में वर्ष 1513 से यह परंपरा चली आ रही है। अगर राजा का नाम फ्रेडरिक होता है तो वो अपने बेटे का नाम क्रिश्चियन रखता है और फिर जब क्रिश्चियन बड़ा होकर राजा बनता है तो वो अपने बेटे का नाम फ्रेडरिक रखता है। उदाहरण के तौर पर डेनमार्क की मौजूदा महारानी मार्गरेट द्वितीय के दादा का नाम किंग क्रिश्चियन था, जबकि उनके पिता का नाम फ्रेडरिक था और अब उनके बेटे का नाम भी फ्रेडरिक है। हालांकि यह परंपरा राज परिवार के पुरुष उत्तराधिकारियों पर ही लागू होती है। एक और बात, डेनमार्क के राजघराने का संबंध ब्रिटेन के राज परिवार से भी है, यानी ये दोनों आपस में इनके रिश्ते जुड़े हुए हैं। इन दोनों देशों की महारानियों की एक दूसरे से रिश्तेदारी है। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय डेनमार्क की महारानी की थर्ड कजिन है और आमतौर पर राज परिवारों को लेकर आपके मन में जो छवि है, डेनमार्क का शाही खानदान उससे बिल्कुल अलग है। राज परिवारों को शान शौकत, ऐशो आराम और एक शानदार जिंदगी से जोड़ा जाता है, लेकिन डेनमार्क का राज परिवार के जो सदस्य हैं वो सामान्य लोगों की तरह जीवन बिताते हैं। राज परिवार के बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आप कोपेनहेगन जाएंगे तो वहाँ की सड़कों पर राज परिवार के सदस्य आपको साइकिल चलाते हुए मिल सकते हैं। हो सकता है कि डेनमार्क के राजकुमार आपको किसी छोटी सी दुकान पर कोई सामान खरीदते हुए भी नजर आ जाए। हालांकि आपने देखा होगा हमारे देश में अब राजा महाराजाओं की जो परंपरा है वो समाप्त हो चुकी है। हमारे देश में अब कोई राजा महाराजा ऐसा बचा नहीं है, लेकिन आज भी जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा हुआ करते थे, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं और आज के ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जो वैसे तो आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर लोग उस ज़माने के राजाओं को या महाराजाओं को महाराज कहकर ही पुकारते हैं और बहुत सारे लोग आज भी उसी तरह की मानसिक गुलामी कर रहे हैं। और बहुत सारे राज परिवार के लोग हमारे देश में आज ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को असल में राजा ही समझते हैं और अपने आप को रॉयल फैमिली का ही मानते हैं, बाकी लोगों से अलग करके देखते हैं। पर ये जो व्यवस्था है हमारे देश में समाप्त हो चुकी है। डेनमार्क दुनिया में ऐसे देश के रूप में भी मशहूर है जहाँ के लोग बहुत खुश हैं। आज जब दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोग बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजर रहे हैं, वहीं डेनमार्क के लोगों के जीवन में दुखों के बादल ना के बराबर हैं और वहाँ के जो लोग हैं इस देश को दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। 2016 में वो 1 नंबर पर था। उसके बाद से डेनमार्क लगातार नंबर 2 पर बना हुआ है और भारत खुशियों की इस सूची में 136वें नंबर पर है। यानी हम लोग आज भी खुश नहीं है और हम में और डेनमार्क की जनता में बहुत फर्क है। वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और हम 136 नंबर पर हैं।
और सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, अगर आप तमाम नॉर्डिक देशों को देखेंगे, डेनमार्क के अलावा जो 4 दूसरे नॉर्डिक देश हैं, ये देश भी बहुत खुश देश माने जाते हैं। और ये जो 5 नॉर्डिक देश हैं, इनकी रैंकिंग दुनिया के टॉप 10 देशों में हमेशा रही है खुशियों के मामले में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए हैं नॉर्डिक देशों में उनके नेताओं से मिलने के लिए, तो खुशियों की जो बात है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे समझौते तो होते ही रहेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, व्यापार के बारे में बातचीत होगी, लेकिन जो बात हमें इन देशों से सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये देश इतने खुश कैसे रखते हैं। हालांकि ये भी एक बात है कि इन 5 देशों की जो आबादी है वो मिलकर मुश्किल से 2.5 करोड़ के आसपास है, यानी आकार में भी ये देश बहुत छोटे हैं और जनसंख्या के मामले में भी बहुत छोटे हैं हमारे मुकाबले। लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में ये भारत से बहुत आगे हैं, पैसे के मामले में, इकोनॉमी के मामले में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डेनमार्क में ऐसा क्या है कि वहां के लोग खुश रहते हैं, जिंदगी की तमाम दुख उन पर हावी क्यों नहीं होते। तो पहले ये जानिए कि खुशी को मापने का पैमाना क्या है। हैप्पीनेस इंडेक्स आखिर किस आधार पर तैयार होता है? सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी स्वस्थ जीवन की आशा, जीवन में फैसले लेने की आपको कितनी आजादी है, आपके अंदर कितना दया भाव है, भ्रष्टाचार और जीडीपी उस देश में कैसा है। इन मानकों के आधार पर हैप्पीनेस का आकलन पूरी दुनिया में किया जाता है। और जीवन में खुशी के लिए सबसे जरूरी है विश्वास और ईमानदारी। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको भरोसे की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो आप शायद खुश रहेंगे। तो ये इन देशों का इतिहास हमने आपको बताया। दुनिया के सबसे भ्रष्टाचार मुक्त देशों में डेनमार्क नंबर 1 पर है, यानी वहां पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है। इससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है, शायद इसीलिए वहां के लोग खुश हैं। डेनमार्क की संस्कृति में ईमानदारी और विश्वास का बहुत महत्व है और लोग एक दूसरे के विश्वास की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं। ईमानदारी का पालन निजी संबंधों से लेकर सार्वजनिक जीवन तक किया जाता है। सरकारी विभाग हो या प्राइवेट कंपनी, भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.